नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज का ब्लॉग फिर मैं एक प्रश्न से शुरू करूंगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक रूप से सत्ताधारी दल के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। जी हाँ, आप समझ नहीं पाए होंगे, आपके लिए और भी मैं स्पष्ट कर दूं। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर जब देश के एक प्रमुख उद्योगपति को उनके समूह पर ये आरोप लगाया गया था कि उनके शेयर मैनिपुलेशन के दृष्टि से ऊंचे दिखाई जाते जबकि उनकी वास्तविक स्थिति बहुत खराब। वो पानी का बुलबुला जो कि सरकार ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सहारे से खड़ा किया था, वो फूटता हुआ दिख रहा है। लगातार 5 महीने से देश के शेयर बाजार आर्थिक गतिविधियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं और देश के निवेशकों का 90 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। ये रुपए आखिर किसका था? ये रुपए अधिकांश उन लोगों के हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को ये सोच कर लगाया था कि चलिए, जब एक प्रमुख उद्योगपति बढ़ेगा उसके साथ ही उसके शेयर बढ़कर उसे भी कुछ न कुछ फ़ायदा देंगे। लेकिन किस तरह से बाज़ार लगातार ढहता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन की देश के निवेशकों को 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की चपत न लगती है। कभी कभी ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है 11 लाख करोड़ तक। तो जब इस पर सवाल उठा तो सरकार मानने को तैयार नहीं हुई और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये कहा कि आप चूँकि नियामक संस्था हैं, लिहाजा आप इसकी जांच करिए कि आखिर ये किस तरह से ये गड़बड़ियाँ चल रही। क्या किया सेबी ने अपने अधिकारों का? आप सभी लोग जानते हैं सेबी प्रमुख जो माधवी बुश थी, वो भी पहली बार ऐसा हुआ था। अधिकांश वैसे सेबी प्रमुख के पद पर कोई आईएएस आता रहा है, लेकिन पहली बार कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, या यूँ कह लीजिए कॉरपोरेट से लगाव रखने वाली माधवी बुश को सेबी का चीफ बनाया गया। वो माधुरी बुश जो कभी निजी क्षेत्र में भी रहीं और यहाँ तक आरोप लगा कि उनके और उनके पति धवल बुश के भी पैसे अडानी समूह में लगे हुए हैं। यहाँ तक जानकारी मिली कि माधवी बुश और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, उनकी कंपनियां जो हैं उसमें भी माधवी बुश का पैसा लगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जिनको ये करना था, जो एक तरह से अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रही, जिन्हें कि चोर की संज्ञा दी जा सकती है, चोर को ही रखवाली का काम सौंपा गया। परिणाम जो आना था वो आया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि कुछ मुद्दों पे ये कहा गया कि जो सेल कंपनियां थीं वहाँ उसकी जांच सेबी नहीं कर पाई। लिहाजा एक उद्योगपति का समूह निश्चित बढ़ता रहा और उसके बाद अन्य उद्योगपति
ढहढहाते रहे। सरकार की कृपा से उस समूह को देश के प्रमुख संसाधनों पर कब्जा करा दिया गया। किस प्रकार से पोर्ट, रेल, सेल, भेल अधिकांश चीज़ें उनको दे दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस पर सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाती थी, वो ही इसमें सचेत नहीं है। अब माधवी बीच रिटायर हो गई। उनको रिटायरमेंट होने से 2-3 दिन का समय हुआ है। उनकी जगह जैसा कि हर बार होता था, IAS अधिकारी को ये दायित्व दिया गया है। लेकिन आज को जो ब्लॉक है, आखिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो बातें मैंने बताई आप सभी लोगों को ये जानकारी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ACB मुंबई, वहाँ की एक विशेष अदालत ने सेबी चीफ माधवी बुश समेत 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश ACB को दिए। उन्होंने कहा कि आप मुकदमा कायम करिए, और इसके बाद क्योंकि इन्होंने अपने दायित्वों को नहीं निभाया। आखिर क्या कारण रहा कि तत्कालीन सरकार ने माधवी बुश के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की, और अब इस कार्रवाई की ज़रूरत क्यों है? हालांकि मैं इसके पीछे भी झांकना चाहता हूं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से संबंध रखता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। कहने को तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को गुजरात लॉबी पसंद नहीं करती थी, ना ही वो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। वो किसी मोहन यादव या भजन लाल शर्मा सरीखे व्यक्ति को मुंबई पे में मुख्यमंत्री का दायित्व देना चाहती थी, लेकिन चूँकि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात पे अड़ा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना। ये बात भी जानकारी आप लोगों को है। लेकिन वो फडणवीस, वो महाराष्ट्र सरकार जिनके अंडर में ACB आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में, और गृह मंत्रालय किसके पास है यह बताने की ज़रूरत संभवतः आपको नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी इस विभाग को देखते हैं, और चूँकि अब ACB इस मामले में अभियोग पंजीकृत करेगी, तो निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी की उस तोते की गर्दन भी देवेंद्र फडणवीस के हाथों में होगी। तो आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर वो गुजरात लॉबी जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सहारे देवेंद्र फडणवीस को परेशान करना चाहती है, उस गुजरात लॉबी के तोते की गर्दन अब फडणवीस के हाथों में आ गई। आप ये तय मानिए कि अगर ACB ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की दिशा में बढ़ी, तो न सिर्फ माधवी बुश इन पर आँच आएगी, बगल इसके तार सेबी में बैठे बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि PMO तक भी इस जांच की आँच आएगी। और निश्चित तौर पर जो बुलबुला अपने मित्र को आगे बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था आर्थिक रूप से, वो आपको फूटता हुआ दिखा। अब देखना ये है कि जो सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर सकती है, क्या इस कोर्ट को भी मैनेज कर लेगी, या यूँ कहें कि इसमें भी जनता खुशी होती रहेगी कि माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी और कुछ भी ना हो, क्योंकि
केंद्र में बैठी सरकार का ये रवैया रहा है कि उसने न सिर्फ कोर्ट के निर्देशों की परवाह की बल्कि उनके उन निर्णयों को भी बदलने का काम किया है जो कि उसके आड़े हाथों में आए। चाहे दिल्ली सीमा नियमावली की बात हो, जिसमें कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार देने की बात थी, लेकिन किस तरह से अपने निर्णय को बदलकर एलजी को ताकतवर बनाया। खैर, जो आज का ब्लॉग बनाने का मेरा ये था कि माधवी बुच के खिलाफ अब कार्रवाई होती समझ में आ रही है, जैसे कि कोर्ट ने निर्देश दिया। एसीबी मामले को दर्ज करेगी और इस पर जांच होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन ये बात तय है कि आज जब शेयर बाज़ार खुलेगा तो हो सकता है उस शेयर बाज़ार की स्थिति जो दिनों दिन गड़बड़ाती जाती थी आज कुछ सुधरने का प्रयास करें। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी हमें विश्लेषण करना है, क्योंकि ये एसीबी पहले भी थी और यही एजेंसियां पहले भी थीं। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, आखिर सत्ता संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या इस आदेश के पीछे भी कुछ है? लेकिन चूँकि किसी न्यायालय ने ये मामला संज्ञान में लिया है और आदेश दिया है, तो आशा करना चाहिए कि देश के उन निवेशकों को शायद कुछ राहत मिले जिनके कि हज़ारों करोड़ रुपए डूबते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।